हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाले लोक प्रशासन का विकास आखिर कैसे हुआ। तो एक अध्ययन के रूप में इसको पढ़ते हैं। प्रशासन का अनुभव प्राचीन काल से चला आ रहा है। सरकारी गतिविधि के एक पहलू के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज, अर्थात राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ से अस्तित्व कायम रखता है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रशासन अनुभव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। यह क्या है, हमारे इतिहास से ही, यानी प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। सरकारी गतिविधि के एक पहलू के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज में। तो ये क्या है, लोक प्रशासन सरकारी गतिविधि में तो पुराना ही, लोक प्रशासन उतना ही पुराना जितना कि हमारा राजनीतिक समाज है। अर्थात राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये राजनीतिक व्यवस्था के साथ से अस्तित्व में आया। मतलब कहना अर्थ है, जब राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया गया, उसके साथ ही क्या क्या लोक प्रशासन का निर्माण किया गया, ताकि हम किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चला सकें। तो दोस्तों, एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, लेकिन अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा या अध्ययन के एक विषय के रूप में काफ़ी नया है। इसका उदय वर्तमान काल से में हुआ है। अगर हम एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन को देखें तो ये बहुत ही प्राचीन माना जाएगा, लेकिन एक अध्ययन के रूप में से देखा जाए तो ये एक नया है जो कि अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। सन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिंग, सन 1812 में फ्रेंच लेखक थे चार्ल्स जीन बोनिंग के लिए प्रिंसिपल दी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक लोक प्रशासन के सिद्धांत को लोक प्रशासन के विषय पर पहला शोध माना जाता था। पहला शोध किसका माना जाता था? 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जोनिंग के। लेकिन अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन अमेरिका में पैदा और विकसित हुआ। लेकिन अध्ययन के रूप में देखा जाए तो ये क्या हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ। नहीं, वुडरो विल्सन के द्वारा। लोक प्रशासन को शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित और प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को माना जाता है। तो इसको स्टार्ट यानी प्रारंभ करने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसे एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिन्होंने 1887 में अपने लेख यानी कि अपनी पुस्तक में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसे एक अलग विषय के रूप में विकसित या परिभाषित करने का प्रयास या बल दिया गया। अकादमिक या शैक्षणिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उतार चढ़ाव से होकर विकसित हुआ है, जिसे प्रमुख 5 चरणों में बांटा गया है। अब हम देखें तो ये लोक प्रशासन में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। इन उतार चढ़ावों को हमने 5 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण यानी 1887 से 1926 राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, और दूसरा चरण है क्या है 1927 से 37 तक प्रशासन के सिद्धांत। और तृतीय चरण 1938 से 1947 तक प्रशासनिक सिद्धांतों की चुनौती। चतुर्थ चरण है 1948 से 1970 पहचान का संकट व अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। पंचम यानी 5 चरण 1971 और वर्तमान का जो चल रहा है लोक नीति परिप्रेक्ष्य नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रबंध। तो पढ़ते हैं पहला कि लोक प्रशासन प्रथम चरण क्या है। यह लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में उद्भव का चरण माना जाता है। इसका मूलभूत विषय प्रशासन का राजनीति से विभाजन माना गया है। पहला चरण क्या है, ये अनुशासन के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका मूलभूत विषय प्रशासन की राजनीति का विभाजन माना गया है। 1887 में प्रकाशित वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन के एक प्रत्येक अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। इसके कारण से विल्सन लोक प्रशासन के जनक है
और इसी कारण से लोक प्रशासन जनक किसको माना गया? वुडरो विल्सन को। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से पृथक किया तथा यह तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का नीति निर्णयों को लागू करने से है। तो वुडरो ने क्या कहा, मतलब वुडरो विल्सन ने क्या किया कि राजनीति से एक लोक प्रशासन को पृथक कर दिया तथा तर्क दिया कि जिस तरह राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, तो और इसका उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन का उसी नीतियों को लागू करना है। इस तरह से विल्सन प्रशासन के एक पृथक विषय का आह्वान किया है और कहा, एक संविधान बनाने से ज़्यादा कठिन उसे चलाना होता है। तो वुडरो विल्सन ने क्या कहा कि किसी भी कानून या संविधान को बनाने से ज़्यादा कठिन क्या है? उसको चलाना है, जो कि लोक प्रशासन का कार्य है। इस विषय के एक अन्य विचारक फ्रैंक जे गुडनाव 1900 में प्रकाशित पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग विषय माना है। तो जो एक और हैं गुडनाव विचारक हैं फ्रेंच के, तो वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनका एक लेख है। तो वो कहते हैं कि जो राजनीति और प्रशासन है वो क्या, दोनों अलग अलग हैं। वो कहते हैं राजनीति क्या है? राज्य की एक इच्छा का प्रतिनिधि है, और प्रशासन क्या है? इस इच्छा या नीतियों का क्रियान्वयन है। तो ये गुडनाव कहते हैं कि जिस तरह राजनीति एक इच्छा का प्रतिनिधि है, तो उसी इच्छा का क्रियान्वयन, मतलब चलाना, लागू करना क्या है? प्रशासन है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने में एल.डी. वाइड की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो लोक प्रशासन और प्रशासन को अलग करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? एल.डी. वाइड का, जिन्होंने अपनी रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बताया है। यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। इसमें राजनीति और प्रशासन का विभाजन और प्रशासन का लक्ष्य, दक्षता और मितव्ययिता है। जो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें क्या है? इसमें राजनीति और प्रशासन का विभाजन किया है, प्रशासन का लक्ष्य और दक्षता और मितव्ययिता बताई है। तो द्वितीय पढ़ते हैं 1927 से 37 में क्या हुआ। इसे सिद्धांत निर्माण का काल भी कहते हैं। इसका प्रारंभ 1927 में प्रकाशित F.B. बिलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। देखो बच्चों, ये मैंने वीडियो के जो शब्द हैं, बड़े ही आसान शब्द लिए हैं, जिससे आपको समझाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ रही है। आपको रीडिंग करने से आपको पता लग जा रहा होगा, जहाँ समझाने की आवश्यकता मैं आपको समझा भी रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता तो ये नोट्स आप लिख सकते हो, और इसको वीडियो रोक के आप पढ़ भी सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बिलोबो का मानना था कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। जो बिलोबो थे वो कहते हैं कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लोक प्रशासन में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अनेक विद्वान, यानी कि मूने, रेले, हेनरी, प्योल, मेरी पाकर, फेलिट, लूथ, गुलिक और उर्बरिक ने पुस्तकें लिखी। इन्होंने क्या की? लोक प्रशासन में पुस्तकें लिख डाली बहुत सारी। गुलिक और उर्बरिक ने पोस्ट कोड का प्रतिपादन किया। गुलिक और उर्बरिक ने क्या किया? पोस्ट कोड का निर्माण किया। इसमें यह मान्यता थी कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह विज्ञान है। उन्होंने क्या मान्यता दी कि ये क्या है? प्रशासन क्या है? एक नीति नहीं, एक विज्ञान के रूप में है, एक मान्यता नहीं, एक विज्ञान के रूप में है। तो इस चरण में लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहते हैं। तो जो द्वितीय चरण था वो क्या था? लोक प्रशासन का सिद्धांतों का युग माना गया है। द्वितीय युग था जो 1927 से लेकर 37 तक था।
तो आगे बढ़ते हैं तृतीय चरण यानी तीसरा चरण, जो 1938 से 1947 चुनौती का युग कहा जाता है। तीसरे चरण में हम लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती की देन का युग या शुरू हुआ। हम तृतीय चरण में क्या बोलेंगे? चुनौती का युग, लोक प्रशासन के लिए चुनौती का युग। यह चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा है तथा विरुद्ध प्रतिक्रिया विद्वानों ने की है। तो जो ये समय था वो क्या था, लोक प्रशासन के लिए वो विध्वंसकारी रहा है, जिसमें अनेक विचारकों ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती देने वाले रचनाओं में 1938 में प्रकाशित चेस्टर बनोट की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के कार्य में इन्होंने प्रशासन के किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। जो यह चेस्टर बनोट है, उन्होंने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में यानी कि कार्यपालिका के कार्य में लोक प्रशासन के कोई भी कार्य का वर्णन नहीं किया गया है। ये एक तरह की चुनौती हो गई। 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपने एक लेख में लोक प्रशासन के सिद्धांत को कहावतों की संज्ञा देकर उसका मजाक उड़ाया। तो उन्होंने जो हर्बर्ट साइमन है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लोक प्रशासन को एक सिद्धांत के रूप में संज्ञा दी, कहावत के रूप में संज्ञा दी कि क्या है, लोक प्रशासन तो एक कहावत है, कहने के लिए और कुछ नहीं है। तो इस तरह बोलकर उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। रॉबर्ट हडल ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की तथा विज्ञान नहीं माना। जो रॉबर्ट हडल थे, उन्होंने क्या क्या कहा, लोक प्रशासन कोई वैज्ञानिक ज्ञान कुछ नहीं है, ऐसे फालतू का वो है, मॉडल है जिसका कार्य कुछ नहीं है, ये लोग नीति कल्याण के लिए फालतू का वो प्रशासन बना दिया है। ये उन्होंने अवहेलना की। और तृतीय चरण लोक प्रशासन के चुनौती पे आलोचना करा। तो तृतीय चरण में हमने क्या देखा, अनेक विचारकों ने इसकी अवहेलना की और इसके बारे में मतलब फालतू बातें की एक तरीके से, यही मानो। तो आपके टॉपिक आई होप के समझ में आ ही रहा होगा, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपका ये बनाया है। और चतुर्थ चरण मतलब चौथा चरण 1948 से 1970, ये चरण पहचान के संकट का काल रहा है। कुछ विचारक मूल विषय राजनीतिक विज्ञान की तरफ लौट गए, जबकि कुछ विचारक प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े। ये चरण किसके संकट काल रहा है? तीसरा चरण चुनौती के लिए रहा था और ये संकट के लिए रहा है। कुछ विचारक तो इसकी तरफ आए और कुछ विचारक इससे दूर चले गए। तर्क दिया है कि कोई भी परिवेश हो, प्रशासन ही होता है। तो तर्क देते हैं कि कोई भी परिवेश हो वो प्रशासन ही होता है। ऐसे में लोक प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई वह या प्रशासनिक विज्ञान, इसमें प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के बीच अवधारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे लोक प्रशासन में जिस विकल्प की खोज हुई वो प्रशासनिक विज्ञान हो सकता है या फिर प्रशासन की राजनीतिक विज्ञान के बीच अवधारणा हो सकता है। इस चरण में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान खो दी। तो इस चरण में क्या हुआ, लोक प्रशासन की एक पहचान जो बनी हुई थी वो उसने खो दी, जिसमें संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके साथ जिसमें तुलनात्मक प्रशासन, विकास प्रशासन, नव लोक प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो इस युग में क्या हुआ, नव प्रशासन और तुलनात्मक प्रशासन और विकास प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसलिए एक चुनौती का रूप बन गया था, क्योंकि ये अपना रूप खो चुका था मतलब चौथे चरण में इसने क्या किया, अपना अस्तित्व खो दिया। सभी जो है जितने विचार थे इससे दूर चले गए और नए नए प्रशासनों का जन्म हो गया। तुलनात्मक प्रशासन और निजी नव प्रशासन, विकास प्रशासन जैसे प्रशासनों का जन्म हो गया। इसलिए क्या हुआ, ये इसके लिए एक संकट का दौर रहा है। पंचम चरण यानी वर्तमान का चरण 1971 से लेकर अभी तक यानी 2022 तक की बात करें तो इस चरण का मुख्य विषय लोक नीति विश्लेषण रहा, क्योंकि लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई थी। इस चरण में मुख्य रूप से मुख्य विषय क्या रहा, लोक नीति विश्लेषण रहा, क्योंकि लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई थी। साथ ही लोक प्रशासन अंतर अनुशासनात्मक बन गया था।
तो इसमें क्या हुआ, जो पांचवें चरण था वर्तमान का समय था, उसमें क्या था, लोक नीति उपागम को क्या क्या मिल गई थी, स्वीकार्यता मिल गई थी प्रशासन में विश्लेषण के रूप में। लोक प्रशासन ने प्रत्येक लोक प्रशासन ने इस चरण में सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली और उद्देश्य भी विस्तारित हो चुके थे। लोक प्रशासन ने क्या किया, इस चरण में सामाजिक प्रासंगिकता भी हासिल कर ली थी और अपने उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य था उसका भी विस्तार हो चुका था। इस चरण में विकास के योगदान देने वाले विचारक में फ्रेडरिक्स और बाल्डो का नाम उल्लेखित किया गया। तो इस चरण में जो लोक प्रशासन विकास हुआ उसका मुख्य विचारक कौन रहे, फ्रेडरिक्स और बाल्डो। वर्तमान में लोक प्रशासन उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण यानी एलपीजी से जुड़ गया है। ऐसे में इसमें नव लोक प्रबंध या सुशासन जैसी व्यवस्था आ चुकी है। वर्तमान समय की बात करें तो लोक प्रशासन में क्या हुआ है, निजीकरण, उदारीकरण यानी एलपीजी से जुड़ चुका है, जिसमें कि नवलोक प्रशासन या सुशासन का जन्म हुआ। सुशासन दोस्तों पढ़ेंगे आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में, आखिर ये होता क्या है। निष्कर्ष, लोक प्रशासन अपने जन्म से कई चरणों से गुजरता तथा वर्तमान में एक महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन के रूप में स्थापित हो गया है। लोक प्रशासन क्या है, एक वर्तमान में क्या हो चुका है, एक महत्वपूर्ण अध्ययन के रूप में प्रस्तुत हो चुका है, स्थापित हो गया है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन का महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि प्रबंधन, लोक नीति और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के साथ वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में इसका महत्व और उद्देश्य काफ़ी व्यापक और विस्तारित हो गया। 1991 में लोक प्रशासन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इन बेहतरीन प्रक्रिया से जुड़ गया है। ऐसे में इसमें लोक प्रबंधन तथा सुशासन जैसी धारणाएं उभरी हैं। लोक प्रशासन अत्यंत विस्तृत फलक पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुका है। तो यह छोटा सा निष्कर्ष था जो मैंने निचोड़ इसका लिख दिया है। इससे अगर आपको ये इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।